दोस्तों, क्या जेल से बाहर आ रहे हैं आजम खान? और क्या योगी आदित्यनाथ आजम खान पर है मेहरबान? अखिलेश की क्या नींद इस समय इस समाचार को सुनकर उड़ी हुई है? ये तमाम बातें जो है वो रामपुर में बेहद ही जोर शोर से उठ रही हैं और आग की तरह फैल रही हैं। और इसी वजह से आजम खान को लेकर जो खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस खबर को देख और सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और योगी एक नई पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की सियासत में क्या भूचाल आने वाला है, यह समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यह खबर देखिए, न्यूज 18 का यह खबर है। इसमें कहा गया है कि आजम खान आएंगे जेल से बाहर, हो गया तय, छोड़ेंगे अखिलेश का साथ। आगे देखिए, आगे यह कहा गया है कि आजम पर मेहरबान योगी आदित्यनाथ, चक्रव्यूह में फंसेंगे अखिलेश यादव। ये तमाम चीजों पर ध्यान से और गौर से जो है समाचार पर अपनी पैनी नजर रखिएगा। आजम जेल से बाहर आने वाले हैं, मुस्लिम सियासत में भूचाल। देखिए नीचे लिखा हुआ है, पूरा विश्लेषण देखिए। ये तमाम चैनलों पर जो है इस समय सुर्खियां बना हुआ है कि आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी सरकार आजम खान को लेकर सॉफ्ट रुख अपनाई हुई है पिछले 6 और 9 महीने से। यह खबर क्या है और अखिलेश यादव की नींद आजम खान के जेल से बाहर आने पर क्यों उड़ी हुई है? आजम खान तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फिर खुशी क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को? यह तमाम विश्लेषण इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह खबर जो है रामपुर में आग की तरह क्यों फैल रही है और नेशनल टेलीविजन पर इन खबरों का प्रसारण जो है वो भव्यता से क्यों किया जा रहा है। आजम खान को लेकर, जेल से बाहर निकलने को लेकर और यूपी सरकार के सॉफ्ट रुख अपनाने को लेकर यह खबर उठी कहां से? तो इसके लिए आपको 2024 के उस तारीख पर चलना पड़ेगा, 10 दिसंबर के, जब रामपुर से जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, जो इस समय जेल में है, आजम खान जो है वो वहां के स्थानीय जिला अध्यक्ष अजय सागर के जरिए एक चिट्ठी जो है वो जारी करवाते हैं। आपको मैं चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और खबर जो चल रही है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर डालने वाली है। चलिए मैं आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्मों और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतना ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना हुआ है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह समझिए कि किस तरीके से वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और किस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। आगे लिखा हुआ है लेटर में, मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करिए। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को चेतावनी है, यदि मुसलमानों के वोट को कोई अर्थ नहीं तो उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी कर रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या फिर नहीं। ये तमाम चीजें जो है वो संभल में आक्रमण होने के बाद जो है, जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की, उसके बाद आजम खान ने चिट्ठी के जरिए ये बातें जो है वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को जो है निशाना साधते हुए कहा। आगे उन्होंने लिखा कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नस्ते नाबूद नहीं किया जा सकता। अब आप इस बात को समझिए, इस लेटर के मायने समझिए। इस लेटर में साफ तौर पर यह बात जाहिर करने की कोशिश की गई है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट लेती है, लेकिन मुस्लिमों के लिए जब आवाज उठाने की बात आती है तो इंडिया गठबंधन अलायंस और समाजवादी पार्टी उतना ही रुख स्पष्ट कर पाती है जितना में उनको लगता है कि मैं सॉफ्ट किनारे किनारे बच जाऊंगा, और इंडिया गठबंधन जो है उतना ही रुख स्पष्ट करता है या फिर उतना ही आवाज उठाता है जितना से उसको लगे कि दोनों तरफ चीजें बैलेंस है। और यही चीज कोशिश कर रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए आजम खान बताने की 10 दिसंबर 2024 को। और उसी दिन से यह पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी कि जो है कहीं ना कहीं आजम खान इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लेकर अब
हार्ड रुख अपना रहे हैं। उसके ठीक बाद, मतलब ये चीजें होने के बाद, ठीक बाद, ये लेटर जो है वो पब्लिक होने के बाद ठीक 20 दिन बाद यूपी सरकार ने 30 दिसंबर 2024 को मुकदमा संख्या 126/2020 जो सरकार बनाम अफाक अहमद का था, ये जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला था, उस मामले को लेकर हम आपसे आगे जो है उस पर पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो मुकदमा था, इसमें तत्कालीन एसपी और विवेचक के खिलाफ शासन की समिति जो गठित हुई थी इस मामले की जांच के लिए, जिसमें आजम खां फंसे हुए थे, उसको तुरंत जो है यूपी सरकार ने तुरंत निरस्त कर दिया। और यहीं से जो है ये चर्चा उठने लगी कि क्या आजम खां को लेकर यूपी सरकार सॉफ्ट रुख अपनाई हुई है। अब आप ये समझिए कि कहां से उठी ये बात, और अब ये समझने की कोशिश करिए कि क्या था केस। जो केस के बारे में मैं आपको पूरी बात अभी बता रहा हूं, उस केस का मायने समझिए और ये समझिए कि ये बात जो है उस केस से कैसे जुड़ी हुई है, उस केस में यूपी सरकार कैसे सॉफ्ट नजर आ रही है, उस केस को लेकर कैसे अब जो है यूपी सरकार पिछले 6 और 9 महीने तकरीबन ये कह सकते हैं कि आधे वर्ष से लगभग 2024 के मध्य से जो है खामोश नजर आ रही है और सुस्ती अपनाई हुई है यूपी सरकार। उसको समझिए। केस क्या था? केस था जौहर यूनिवर्सिटी के शत्रु संपत्ति मामले से जुड़ा। शत्रु संपत्ति वो होती है जैसे जब चाइना और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें जो संपत्ति जो है वो छोड़कर पाकिस्तान के लोग चले गए, उन संपत्ति को जो है इसमें एक विधेयक बनाया गया 1968, ये कानून है शत्रु संपत्ति का। उस संपत्ति को जो है आरोप है कि 2012 के अंतर्गत जब ये मंत्री हुआ करते थे आजम खान, उस दौरान शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति जो है ये घोषित कर दिए थे। आगे बात समझिए इस मामले को। अपने ओएसडी को अफाक अहमद को इन्होंने मालिक बना दिया था, जो वक्फ संपत्ति घोषित हुई थी उसकी। और मुकदमे से पहले विवेचक, मतलब जब ये तमाम चीजों का केस का इन्वेस्टिगेट जो कर रहा था, उनका नाम था कि गजेंद्र कुमार त्यागी। ये जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जांच कर रहे थे, तो उस दौरान आजम खान का नाम इसमें शामिल हुआ। और उसके तुरंत बाद विवेचक को क्या हुआ, विवेचक को जो है एसपी ने तुरंत बदल दिया और उसके स्थान पर श्रीकांत द्विवेदी को वहां पर विवेचक के तौर पे लाया गया। और श्रीकांत द्विवेदी जो है वो आजम खान का नाम बड़ी सावधानी पूर्वक हटा दी। और इसके बाद ही मामला जो है गरमाया। सरकार ने तुरंत यहां पर शासन के मतलब इसमें से एक आईएएस थे और 2 आईपीएस, उनके माध्यम से जो है शासन ने एक समिति गठित की। और इसी समिति की बात हो रही है कि जो सरकार जो है इस समिति को तुरंत निरस्त कर दी। और इसी समिति की बात मैं कर रहा हूं कि सरकार जब वो निरस्त की समिति जो गठित हुई थी, उसके बाद सरकार को लेकर बात कही जा रही है कि सरकार जो है अब आजम खां को लेकर सॉफ्ट रुख अपना रही है। आगे चीजें समझिए। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि सूत्र क्या बता रहे हैं आजम खां को लेकर। खबर क्यों इतनी बड़ी है, क्यों चल रही है कि अगर आजम खां जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद जो है प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आएगा, नया आयाम दिखा जाएगा, अखिलेश यादव की नींद उड़ जाएगी। यूपी सरकार जो है वो आजम खां पर मेहरबान है, तो यूपी सरकार मेहरबान है तो भाई यूपी सरकार को फायदा क्या हो रहा है, बीजेपी को इससे फायदा क्या हो रहा है, वो आगे की चीजों में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए, जौहर यूनिवर्सिटी के सरकारी जमीन का मामला सरकार खामोश, एक्शन नहीं ले रही है। और इसी जमीन को लेकर मैं बात कर रहा हूं। ये तकरीबन 2023 के बाद से इस जौहर यूनिवर्सिटी वाले सरकारी जमीन मामले को लेकर सरकार बिल्कुल खामोश है। अभी इस पे कोई एक्शन और चीजों को कह सकते हैं कि यूपी सरकार अब भूलती हुई नजर आ रही है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र पर मुकदमा चल रहा था। इस पे भी सरकार सॉफ्ट रुख अपनाई हुई है और इसी वजह से तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते दिनों जो है अब्दुल्ला आजम को और तंजीम फातिमा को जो है वो जेल से बाहर किया गया है। और इस वजह से खबरें जो है अब और प्रकाशित की जा रही है कि क्या अब जो है पूरे आजम परिवार को लेकर जो है सरकार का रुख थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। आजम खां अखिलेश से अलग हो सकते हैं। आजम खां अखिलेश से अलग हो सकते हैं। इस वजह से यह खबर में दम लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार जो है वो सॉफ्ट रुख अपनाई हुई है आजम खां के परिवार को लेकर, उससे एक बात स्पष्ट है कि अगर यूपी सरकार यह चाहती है कि आजम खां बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो कुछ नया चीज करने की कोशिश करते हैं, नया दल बनाते हैं, किसी और के साथ अलायंस करते हैं, और अगर अखिलेश का साथ छोड़ते हैं, तो बीजेपी को इससे क्या मिलने वाला है वो भी समझिएगा। सबसे पहले आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसके बारे में मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं आजम खां को लेकर, उनके ऊपर मुकदमों की कितनी फहरिस्त है। और सबसे ज्यादा मुकदमे 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो डीएम से भिड़े हुए थे तत्कालीन,
उस दौरान जो है जब वो डीएम से भिड़े, उसके बाद से भाजपा नाराज हुई और उसी नाराजगी को लेकर ये कहा जाता है कि तकरीबन 2019 में इनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए इनके ऊपर 2019 के आसपास। इनके ऊपर 2025 तक 108 मुकदमे हैं। जमीन हड़पने का मामला है 2019 में, इसलिए इनको भूमाफिया घोषित किया गया। फर्जी दस्तावेज और जालसाजी का मुकदमा इनके ऊपर है। चोरी के मामले इनके ऊपर हैं। लूट और जबरन बेदखली के मामले इनके ऊपर हैं। भड़काऊ भाषण के मामले इनके ऊपर हैं। आपराधिक साजिश और धमकी देने के मामले इनके ऊपर हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले इनके ऊपर हैं। आम जनता को उकसाने और शांति भंग करने के मामले इनके ऊपर हैं। और 5 प्रमुख मामले पर जिन पर सजा हो चुकी है उनमें से है 3 साल हेट स्पीच। 2019 में हेट स्पीच के मामले में कई मुकदमा इनके ऊपर हुआ था, उसमें 3 साल की सजा। 7 साल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जिसको लेकर मैं अभी आपको बता रहा था कि 2-2 प्रमाण पत्र जो है ये पूरा परिवार जो है बना के घूम रहा था, उसको लेकर जो है 7 साल का सजा हुआ है। और 10 साल डूंगरपुर लूट हुआ था, लूट में भी इनका नाम था, उसमें जो है 10 साल की सजा है। तो ये फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त आजम खां को लेकर, उनके मुकदमों को लेकर। अब सवाल यह है कि ये तमाम चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी कहां पर फंसती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के ऊपर कैसे आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। मुसीबत के समय आजम खान को सपा के लोग जो है और समाजवादी पार्टी आजम परिवार को अकेला छोड़ दी थी। यह बात क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2019 जो है वो आजम खान के परिवार के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डरावने सपने की तरह था, क्योंकि पूरे साल लगातार खटाखट जो है मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त, तो उस दौरान जो है मुकदमा दायर किया गया और कहा जाता है कि उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो आजम खान को अकेला छोड़ दिए थे और उसके बाद से ही मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। कहा जाता है कि जेल भेजवाने में सैफई परिवार की सहमति थी। इस बात को मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम आर्टिकल में इस बात का जिक्र जरूर है कि क्या सैफई परिवार के लोग जो है वो आजम खान को जेल भेजवाने के ऊपर सहमत थे या नहीं, इस बात पे मैं जोर नहीं देता। लेकिन ये बात जो है वो आर्टिकल में, कई आर्टिकल में इस तरीके के लेख जो है वो लिखे गए हैं। पिछली बार जेल से बाहर आने वाले थे आजम खान, चर्चा थी कि अखिलेश से अलग हो जाएंगे। 2022 में 27 महीने बाद जो है आजम खान जो है बाहर आने वाले थे। चर्चा थी कि अखिलेश यादव से दूर हो जाएंगे और उसी दौरान अखिलेश यादव ने एक काम यह कर दिया कि आजम खान के 2 जो करीबी लोग थे उनको विधान परिषद में भेजा और एक जो करीबी थे जिनका नाम कपिल सिब्बल था, जो आजम खान का केस भी लड़ रहे थे, इनको जो है वो राज्यसभा भेज दिया। यही मामला जो है दब गया, क्योंकि अखिलेश जो है यहां पे चाल चल दिए और आजम खान के करीबी लोगों को जो है वो राज्यसभा और 2 लोग को एमएलसी बना दिए। इस दौरान जो है वो मामला दब गया कि जो है अब जो अलग नहीं होंगे दोनों लोग, आजम खान और अखिलेश यादव। अब आपको बताते हैं कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसमें बीजेपी का फायदा क्या और बीजेपी रणनीति क्या अपनाना चाहती है। बीजेपी की रणनीति यह है कि 2027 पर बीजेपी को फोकस करना है। यहां पे आप 2 चीजें बहुत क्लियर समझिएगा। बीजेपी के पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो 2027 तक इतना काम कर दे, इतना विकास कर दे कि वो अपने विकास पर वोट मांगे और 27 में चुनाव जीते, और दूसरा ये, या तो फिर वो विपक्ष को, जिस तरीके से अभी 2024 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आई है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। उस दौरान जो है इस भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि या तो वो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करे और जिसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं आजम खान को जो है मोहरा बनाकर किया जा सकता है, वो इस समय समझने की जरूरत है। इस वजह से 2027 पर फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी का एक कारण है कि अगर आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है। बीजेपी के लिए घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है कि अगर आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ आते हैं तो ये फायदे का सौदा है। दलित और मुस्लिम वोट सपा से दूर होगा। दलित और मुस्लिम वोट कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं, हालांकि बहुत हद तक मैं इस बात पर एग्री नहीं करता, लेकिन कम वोट परसेंटेज जो है वो दलित और मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। लेकिन अगर ये वोट जो है समाजवादी पार्टी में ना जाकर चंद्रशेखर और आजम खान के पास जाता है तो यहां पर बीजेपी को सीधे तौर पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। आजम खान को राहत देने से भारतीय जनता पार्टी को 2027 में जीत जो है वो सुनिश्चित कर जाएगी। ये तमाम चीजें थी जो ये दर्शाती हैं कि अगर आजम खान जो है अखिलेश
यादव का साथ छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति जो है वो बनाकर फतेह कर सकती है 2027 का विधानसभा चुनाव। लेकिन अखिलेश के लिए फिलहाल ये मुसीबत की घड़ी है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।